हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 6 का सभी चैप्टर का 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी क्लास 6 में जितने सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में, इस सेशन में फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर जेपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस जैसे जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो ये सारे में जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो जेएसएससी सीजीएल में पेपर थर्ड जो होता है, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल साइंस। तो पेपर थर्ड जो है आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको पेपर थर्ड में सॉल्व हो जाएगा। फिर सहायक आचार्य की अगर आप बात करें, सहायक आचार्य की जो भर्ती होने वाली है उसमें भी पेपर थर्ड जो है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है एग्ज़ाम के लिए आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। डाइवर्सिटी, विविधता का मतलब होता है अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है धर्म के मानने वाले, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, ठीक है, अलग अलग कल्चर को क्या है फॉलो करने वाले लोग होते हैं भारत देश में। इसीलिए जो है भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? कौन सा जो कारक है विविधता में अपना योगदान नहीं करता है? धर्म, जाति व्यवस्था, भाषा, ऑप्शन 4 भेदभाव। तो धर्म क्या है? धर्म तो विविधता में योगदान करता है। धर्म के लोग जो है, अलग अलग धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है डाइवर्सिटी होती है, विविधता पाई जाती है भारत में। भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती है भारत देश में, तो इसके वजह से भी विविधता है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है विविधता में योगदान नहीं करता है। जाति व्यवस्था क्या है? विविधता में अपना योगदान नहीं करता है, विविधता का कारक नहीं माना जाता है। भेदभाव, भेदभाव भी जो है विविधता का कारक नहीं माना जाता है। विविधता का कारक जो है जाति व्यवस्था और भेदभाव बिल्कुल नहीं माने जाते हैं। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन करें। कौन सा सही ऑप्शन होगा वो बताना है। तो कौन सा योगदान नहीं करता है? तो ऑप्शन 2 और 4, यानी ऑप्शन 2 और 4 क्या है? विविधता में योगदान नहीं करते, ये विविधता के कारक नहीं हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 एंड 4। ठीक है, जाति व्यवस्था और भेदभाव जो है ये डाइवर्सिटी फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है? लद्दाख के लिए कौन सा जो है ऑप्शन कथन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। पहला है कि लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान किसे कहा जाता है? जहाँ पे जो है मरुस्थल इलाका होता है, मरुस्थल क्षेत्र होता है, जहाँ पे जो है बालू की मात्रा अधिक होती है, उसी को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लद्दाख जो है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान क्षेत्र है। जी, ये तो क्या है? बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती है क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी भाग होता है जिसे लद्दाख का क्षेत्र कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान इलाका होता है, तो वहाँ पे जो होती है पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जाता है। और पश्मीना ऊन निकालने के लिए जो है किससे लिया जाता है? भेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पश्मीना ऊन का जो प्रोडक्शन होता है किससे होता है? उस क्षेत्र की जो स्पेशल नस्ल की जो भेड़ें होती है उसी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है और पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल आप लोग सुने होंगे, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो होता है पश्मीना ऊन से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। काफ़ी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। तो याद रखिएगा।
तीसरा क्या है, बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है, बौद्ध धर्म जो है लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा है। तो तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। इसकी थोड़ा सा व्याख्या की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चीज़ें जो है डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आप लोगों को बेहतर कंटेंट मिले और चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ मिलता जाए। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, जैसा कि आप लोगों को पता है। इस क्षेत्र में बहुत कम कृषि संभव है, क्योंकि रेगिस्तान वाला क्षेत्र होने की वजह से जो है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, जिसके वजह से यहाँ कृषि संभव बहुत ही कम है। क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है और वर्षा का एक बड़ा भाग बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और इस क्षेत्र की बकरियाँ विशिष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। और बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन सीधा भी बनाया जा सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा। और पश्मीना ऊन जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये कश्मीर के इलाके में जो है ज़्यादातर मिलती है। कश्मीरी शॉल जिसे कहा जाता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है पश्मीना शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा स्टेटमेंट जो है नीचे दिया हुआ है केरल के संबंध में सही है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। जी बिल्कुल, केरल राज्य जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, यहूदी एवं चीनी व्यापारी यहाँ आने वाले पहले व्यापारी थे। जी बिल्कुल, यहूदी एवं जो चीनी ट्रेडर्स जो थे यहाँ पे आने वाले पहले व्यापारी थे। तो ऑप्शन 2 भी क्या है, बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ मछली पकड़ने में उपयोग किए जाने वाले जाल बिल्कुल चीनी मछली पकड़ने के जाल की तरह दिखते हैं तथा इन्हें चीना वाल भी कहा जाता है। तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। केरल के संबंध में, केरल एक ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है भारत के, और केरल जो है कुछ हिस्सों में पहाड़ियाँ हैं और कुछ हिस्सों जो है पानी से समुद्र से घिरा हुआ है। तो केरल की पहाड़ियों में जो है, केरल राज्य के पहाड़ियों में जो है लौंग, इलायची और कई तरह के जो है मसाले जैसे काली मिर्च, ये सारे मसाले को जो है उत्पादन किया जाता था। एक यही वजह था कि ट्रेडर्स लोग जो है काफ़ी आकर्षित होते थे केरल स्टेट की तरफ। तो तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है और कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो नीचे दिया हुआ ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों जो था केरल के संबंध में दिया हुआ ऑप्शन जो था कथन बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल कहाँ बनता है, कश्मीर में। पश्मीना शॉल कश्मीर में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित है, कौन सा जो है सही मिलान है। पश्मीना शॉल कश्मीर सही है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। जी बिल्कुल, लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा जाता है। केसर गाथा मुस्लिम महाकाव्य है। केसर गाथा क्या है, मुस्लिम महाकाव्य नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा, सही होगा। पश्मीना शॉल जो होता है कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है, प्रोडक्शन होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी क्या होता है, महंगा होता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है, दोनों सही है। तो फाइनली ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पूर्वाग्रह के लिए जो है कौन सा सत्य है। पूर्वाग्रह का अर्थ है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें नीचा दिखाना। जी बिल्कुल, पूर्वाग्रह का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है
कि दूसरे लोगों को नेगेटिव रूप से देखना, नकारात्मक तरीके से देखना और उसको आंकना या उन्हें नीचा दिखाना ही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा, पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है किसी अन्य लोगों को नकारात्मक, जैसे होता है ना नेगेटिविटी जिसके अंदर में होता है, तो वो इंसान दूसरे इंसान को उस नेगेटिव नकारात्मक विचार से ही देखता है, नकारात्मक रूप से ही देखता है, उसको जो है जज करता है, नेगेटिविटी के तरीके से जज करता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो उसी को क्या करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है लोगों की धार्मिक मान्यताएं उनकी त्वचा का रंग इसके उदाहरण है। जी बिल्कुल, लोगों की धार्मिक मान्यताएं उनकी त्वचा का रंग इसके उदाहरण हैं। लोग जो होते हैं धर्मों के वजह से जो है दूसरे को धर्म को नेगेटिविटी से देखते हैं, अपने धर्म को अच्छा कहते हैं। और जो स्किन का जो रंग होता है इसके वजह से भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है कि मैं गोरा हूँ तुम काले हो, जिसके वजह से जो होता है स्किन कलर के वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। किसी को जो है काला व्यक्ति को देखते होंगे समाज में अक्सर नीच भावना से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़िबद्ध धारणा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो रूढ़िबद्ध का मतलब क्या होता है? रूढ़िबद्ध का मतलब होता है कि नहीं, एक परसेप्शन बना दिया जाता है, परसेप्शन इंग्लिश में कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा जिसे कहते हैं, यानी परसेप्शन कॉन्सेप्ट, परसेप्शन का मतलब होता है कि नहीं कहा जाता है कि वो इंसान तो ऐसा ही होता है, वो इंसान हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, तो उसी को रूढ़िबद्ध कहते हैं, रूढ़िबद्ध विचार कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया, जब हम लोगों को अनेक छवियों में सुनिश्चित कर देते हैं तो हम एक रूढ़िबद्ध धारणा बना रहे होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई लड़का है समाज में, अगर वो रोता है तो उसको क्या कहा जाता है? कि लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है, रूढ़िबद्ध कॉन्सेप्ट है कि तुम लड़का होकर क्या है, लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है, विचार होता है, धारणा होता है, उसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग फिक्स कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो है इसी तरीके का व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर जो है इसी तरीके का है। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, धारणा होते हैं, उसी को रूढ़िबद्ध कहा जाता है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है। ये तो गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन पूछा गया है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दलितों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दलितों के लिए कौन सा जो है ऑप्शन कथन नीचे का दिया हुआ सही है? दलित एक ऐसा शब्द है जिसे तथाकथित नीची जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला क्या सही है? दलित एक ऐसा शब्द है जिसे नीची जातियों के लोग अपने आप को संबोधित करने के लिए उपयोग करते हैं। सरकार लोगों के इस समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करती है। ये गलत है। सरकार जो है ऐसे लोगों के समूह को जो है अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति के रूप में इंगित करती है। अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं करती है बल्कि अनुसूचित जाति के रूप में करती है। ठीक है, किसके रूप में करती है? एसटी के रूप में नहीं करती है बल्कि एससी के रूप में करती है, शेड्यूल कास्ट के रूप में करती है, ना कि शेड्यूल ट्राइब। तो ऑप्शन 2 जो है गलत है। ऑप्शन 3 क्या है? दलित का अर्थ है जो टूटे हुए हों। जी बिल्कुल, दलित का अर्थ होता है टूटे हुए। दलित समुदाय के लोगों को समाज में इतनी ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इतना ही ज़्यादा भेदभाव हुआ है, जिसके वजह से जो है इन लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो दलित का अर्थ ही होता है टूटे हुए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, B.R. अम्बेडकर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भीमराव अम्बेडकर के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही कथन है? वह अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी तथा वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। ये बिल्कुल सही है।
कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जो कि दलितों के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, वो अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे और अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी और वकील बनने के लिए उन्होंने जो है इंग्लैंड गए थे। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जो कि कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किए थे और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे जैन धर्म में धर्मांतरित हो गए, ट्रांसफ़र हो गए थे। जैन धर्म में क्या किया था? ट्रांसफ़र हो गए थे अपने जीवन के उत्तरार्ध में। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान। तो तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सामान्यता के लिए प्रयास करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग सुयोगमित है? कौन सा जो है सही मिलान है? दलित मंदिरों में प्रवेश, समानता के लिए प्रयास करने के संदर्भ में, समानता को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास किया गया था, उनमें से कौन सा जो है सही मिलान है? दलित लोग जो थे मंदिरों में, इन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके हक अधिकार के लिए जो है भीमराव अंबेडकर काफ़ी लड़े थे कि दलितों को भी जो है मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त मिले, दलितों को भी अपने समाज में एक मान सम्मान की ज़िंदगी मिले। तो इसका सही मिलान है, दलित लोग जो थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए, समानता पाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, ये सही है। महिला पुरुषों के बराबर का बर्ताव, महिला पुरुषों के बराबर का बर्ताव, ये भी सही मिलान है। किसान जो है साहूकारों की मुट्ठी से मुक्ति, किसान लोग जो थे साहूकारों की जो थी, साहूकार जिससे इन लोग पैसा लिया करता था अपने फसल को बोने के लिए, तो साहूकार लोग जो है किसान को बहुत ज़्यादा सताया करते थे। तो किसान लोग जो थे काफ़ी प्रयास किया है कि साहूकारों की मुट्ठी से जो है मुक्ति मिले, साहूकार लोग के शोषण से हम लोग को आज़ादी मिले। तो ये भी सही मिलान है। तीनों के तीनों क्या है? सही मिलान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चैप्टर है सरकार क्या है? सरकार क्या है चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के लिए सही है? यह सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, सरकार का काम होता है कि सामाजिक जो मुद्दे हैं, इश्यूज है, उस पर कार्रवाई करना, उस पर काम करना। न्यायालय सरकार का भाग नहीं होते हैं। न्यायालय जो है, जुडिशरी सिस्टम जो है सरकार का भाग नहीं होता है। जुडिशरी सिस्टम जो होता है, न्यायालय जो होता है, कोर्ट होता है, ये सारे जो है इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, सरकार का भाग नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजतंत्र के लिए सही है? कौन सा ऑप्शन जो है राजतंत्र के लिए सही है? राजा या रानी के पास निर्णय लेने एवं सरकार चलाने की शक्ति होती है। जी बिल्कुल, राजा और रानी के पास डिसीजन लेने एवं सरकार चलाने की पावर होती है, शक्ति होती है। पहला सही है। राजाओं एवं रानियों को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होगी या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का बचाव करना होगा, ये गलत है। सम्राट के पास विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक छोटा समूह हो सकता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। सम्राट के पास जो होता है लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जिसके साथ वे लोग अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा किया जाता है, कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार, जिसमें लोगों की जो होती है, जनता की एक अहम इम्पोर्टेंट होता है, जनता की एक अहम रोल होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को समान रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ये तो सही है। कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कर सकती है जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने जाने वाला अधिकार नहीं मिलता। तो दोनों क्या सही है?
कोई भी सरकार को अपने आप को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कह सकती है जब तक सार्वभौमिक व्यक्ति जो है सार्वभौमिक एडल्ट मताधिकार के रूप में जाने जाने वाला अधिकार नहीं मिल जाए। तो दोनों का दोनों क्या बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिला मताधिकार के लिए संघर्ष के साथ सही रूप में मेल खाता है? इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। जी बिल्कुल। महिलाओं को जो है पहले वोट का अधिकार नहीं था, मताधिकार नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक आंदोलन किया जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन को बल मिला, ये भी सही है। अमेरिकी महिलाओं को 1928 में मताधिकार मिला था। 1928 में नहीं मिला था बल्कि 1920 में मिला था। कब मिला था? अमेरिकी महिलाओं को जो है 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड तो गलत है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, उससे इम्पोर्टेंट MCQ। स्वेटा टाउन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्वेटो टाउन के बारे में इनमें से कौन सा कथनों में से कौन सा सही कथन है? हेक्टर पीटरसन ने अमेरिकी भाषा सीखने का विरोध किया था। हेक्टर पीटरसन जो थे वो अफ्रीकी भाषा सीखने का विरोध किया था। जी बिल्कुल, ये क्या है? बिल्कुल सही है। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जी, वे लोग जो थे अफ्रीकी के जो लोग थे, गरीब क्षेत्र के लोग, वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर को 16 जून 1975 को हत्या कर दी गई थी? नहीं, हेक्टर को 16 जून 1975 को हत्या नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक अश्वेत बस्ती साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसे स्वेटा कहा जाता था। अश्वेत बस्ती जहाँ पे सिर्फ काले लोग रहते थे, काले लोग की बस्ती थी, काले लोग की बस्ती। तो काले लोग को क्या कहा जाता है? अश्वेत कहा जाता है। तो एक अश्वेत बस्ती जो है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसे स्वेटा कहा जाता था, हेक्टर पीटरसन यहीं रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहते थे तथा वे उनके सहपाठी स्कूल में अफ्रीकी भाषा सीखने के विरोध में शामिल हुए। यह वह भाषा थी जो गोरे बोलते थे। हेक्टर तथा अन्य स्कूली छात्रों को यह भाषा सीखने के लिए बाध्य किया जा रहा था, लेकिन वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा था और भीड़ पर गोली चला दी थी। उनकी एक गोली से हेक्टर मार दिए गए थे। यह घटना 6 जून 1976 को थी। कब हुई थी? 6 जून 1976 को हुई थी। 1976 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण अफ्रीका के लिए सही है? साउथ अफ्रीका के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानूनों द्वारा शासित था। जी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में भी जो है दक्षिण अफ्रीका में भी पहले रंग भेद के बहुत सारे मामले जो थे हुआ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बना रहता था। तो दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानूनों द्वारा शासित था, ये तो सही है। 1993 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना जिसमें सभी जातियों के लोगों को सम्मान माना गया। नहीं, 1993 नहीं बल्कि 1994 में। 1994 में जो है 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना जिसमें सभी जाति के लोगों को एक समान दर्जा दिया गया, माना गया।
ये तो गलत है, तो पहला ऑप्शन सही है। पूछा गया पहला ऑप्शन कौन सा, मतलब पूछा गया था कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। जी बिल्कुल, भारतीय संविधान जो है उन फंडामेंटल्स आधारभूत नियमों को या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पालन करना होता है, तो पहला सही है। इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है और इन्हीं कानूनों के मदद से ही जो है संविधान में लिखे हुए कानूनों की मदद से ही जो है संघर्ष एवं मतभेद को हल करना होता है। दोनों क्या है, सही है, तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। कौन सा कथन जो है सही है बताना था, तो ऑप्शन सी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन सा संघर्ष के कारण है? संघर्ष का जो है कौन सा कारण है? संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन थर्ड नदियाँ। तो संस्कृति की वजह से भी जो है कभी कभी संघर्ष के कारण हो जाते हैं, मतभेद देखने को मिलता है। आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से भी जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होता है, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो अमीर और गरीबी के बीच का जो गैप होता है इसके वजह से जो है कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, सोसाइटी में भेदभाव होते हैं, तो इसके ये भी क्या है, संघर्ष का कारण है। नदियाँ कभी कभी जो होती है, नदियाँ भी संघर्ष का कारण बनती हैं। मान के चलिए कोई नदियाँ जो है एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए तीसरे राज्य में मिल जाती हैं, तो नदियों के पानी जो है बंटवारे को लेकर के दो राज्यों में हमेशा मतभेद होता रहता है, तो ये भी संघर्ष के कारण है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों जो है संघर्ष के कारण है, तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कावेरी जल विवाद के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच का विवाद है। कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु स्टेट के बीच का विवाद है, मामला है। जी बिल्कुल, तमिलनाडु के कृष्णा राजा सागर बांध में संग्रहित पानी का उपयोग कई जिलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ये गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। मेटूर बांध में संग्रहित पानी का उपयोग डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, मेटूर बांध में जो संग्रहित पानी होता है, जमा पानी होता है, उसका उपयोग डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल होती है उसको सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से। नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पंचायती राज, और इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के लिए सही है? ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा उन सभी वयस्कों को एक सभा होती है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। जी, ग्राम सभा जो होती है उन सभी एडल्टों की एक सभा होती है, वयस्कों की एक सभा होती है जो पंचायत के अंदर आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या अधिक आयु का होता है और जिसे मत देने का अधिकार होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। जी बिल्कुल, जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का है और उसे वोट देने का अधिकार होता है तो वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। दोनों क्या सही है? तो फाइनली फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों सही है, तो सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही है? ग्राम सभा के सचिव के लिए कौन सा ऑप्शन कथन सही है? ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। ये गलत है, ग्राम पंचायत में सचिव का कोई पोस्ट नहीं होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
यह व्यक्ति जो होता है निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सही है। ग्राम सभा के जो सचिव होते हैं वो लोगों के द्वारा, ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि उसे सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन सही है। सचिव बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के प्रति जिम्मेदार होता है। जी बिल्कुल। सचिव जो होता है, ग्राम सभा के जो सचिव होता है, वो बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ये दोनों सही है, 2 और 3rd। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। ग्राम सभा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ग्राम सभा के कार्य इनमें से कौन सा है? ग्राम सभा पंचायत को गलत करने से रोकती है। जी बिल्कुल। ग्राम सभा जो होती है पंचायत को गलत करने से रोकती है, गलत कामों से बचाती है, रोकती है। ये भी सही है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने तथा उन्हें चुने हुए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल। दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, 1st एंड 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों तथा अन्य समान धन संसाधनों का निर्माण एवं रखरखाव। जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं, ग्राम पंचायत जो होता है उसका मेन काम क्या है कि जल स्रोत हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिकली काम होता है, जो विलेज लेवल पे, जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, जल, सड़कें और भी तमाम तरह का जो डेवलपमेंट काम है उसकी जिम्मेदारी जो होती है ग्राम पंचायत की होती है। तो पहला ऑप्शन भी सही है। स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रहण करता है। जी बिल्कुल। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन करना, ग्राम पंचायत का ये भी कार्य है कि गांव में जो है रोजगार सृजन करना है, उससे संबंधित जो सरकारी योजनाएं आती है उसको जो है इम्प्लीमेंट करना। तो तीनों क्या है, सही है। तो 1st, 2nd एंड 3rd ऑप्शन आर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के निधि के स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन से जो है पंचायतों के निधि के स्रोत हैं? निधि स्रोत जो है, निधि का कहने का मतलब हो कि जो पंचायत का जो फंड होता है, ठीक है, जो पंचायती फंड होता है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? जिसमें विलेज फंड आता है, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो उसका जो मुख्य स्रोत कौन सा है? घरों, बाजारों आदि पर लगे करों का संग्रह। जी, घरों और बाजार आदि पर लगे करों का जो होता है संग्रह होता है। इससे भी जो होता है पंचायत के फंड में पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट होता है। सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि। जी, सरकार से प्राप्त धनराशि भी जो होती है पंचायत के फंड में फंड का स्रोत है, निधि का स्रोत है। सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान मिलता है, तो सामुदायिक कार्यों के लिए भी क्या होता है, अनुदान दिया जाता है। तो ये भी पंचायत के निधि का स्रोत है। तो ऑप्शन 3rd भी क्या है, बिल्कुल सही है। फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फाइनली ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती सरकार के स्तरों का सही क्रम है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो पहला ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, फिर जिला लेवल पे जिला परिषद होता है। तो ये जो है सही क्रम है। ये सही कौन सा पैटर्न है? पहला फर्स्ट ग्राम पंचायत पहले होता है, उसके बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद जो है जिला परिषद होता है। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? 1, 3, 2 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट चैप्टर है ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लासिक्स का ग्रामीण प्रशासन का एमसीक्यू।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से पटवारी के कार्य होते हैं? पटवारी के क्या काम होते हैं? पटवारी को जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पटवारी को कहीं कहीं पे लेखपाल भी कहा जाता है, जो रिकॉर्ड रखने का काम करता है, ज़मीन से संबंधित लेखपाल भी कहा जाता है। कहीं पे जो है ग्राम अधिकारी भी कहा जाता है, किसी स्टेट में जो है ग्राम अधिकारी भी कहा जाता है। तो पटवारी को जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हो सकता है। तो पटवारी का क्या काम है, इससे संबंधित आपको सही ऑप्शन बताना है। पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन करता है। जी बिल्कुल, पटवारी जो होता है गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव करता है और अद्यतन करता है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं, पटवारी जो होता है किसी गांव के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि गांव के किसी समूह का, गांव के एक समूह का उत्तरदायी होता है। किसका होता है? गांव के एक समूह का उत्तरदायी होता है। गांव के एक समूह का उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन 2 जो है गलत दिया गया है। पटवारी जो होता है गांव के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि गांव के एक समूह के प्रति उत्तरदायी होता है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रहण करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी होता है। जी बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। तो सही कथन बताना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में कौन तहसीलदार के कार्य हैं? तहसीलदार के क्या कार्य हैं? उसे भूमि विवादों की सुनवाई करनी होती है। जी बिल्कुल, तहसीलदार को जो है भूमि विवाद संबंधी सुनवाई करनी होती है। दूसरा, वह पटवारियों के कामकाज की निगरानी भी करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड ठीक से रखा जाए तथा भू राजस्व एकत्र किया जाए। तो तहसीलदार का क्या काम है कि पटवारी के कामकाज की निगरानी रखता है कि पटवारी जो है सही तरीके से काम कर रहा है, रिकॉर्ड ठीक ठाक से रख रहा है कि नहीं। तो दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में कौन सा सही है पूछा जा रहा है। 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति केवल उनके बेटों में समान रूप से विभाजित की जाती थी। जी बिल्कुल, 2005 से पहले जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में ये प्रावधान था 2005 से पहले कि पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी जो संपत्ति होगी केवल उनके बेटों में ही समान रूप से यानी एक समान रूप से बांटा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति ए है, अगर ये मर जाते हैं और इसके जो है 2 बेटे हैं बी और सी, तो अगर ए जो है मर जाता है तो इसकी संपत्ति जितनी भी होगी तो समान जो है 2 हिस्सों में बी और सी यानी दोनों बेटों को क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ये जो था 2005 से पहले था। तो ये क्या सही है? नए कानून में बेटे तथा बेटियों को जमीन में बराबर का हिस्सा मिल सकता है, ये सही है। ये भी क्या सही है? नए कानूनों में जो है बेटे और बेटियों को समान जो है हक दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ए और उसके एक बेटा होता है एक बेटी होती है, तो दोनों को क्या करना है, बराबर हिस्सों में ज़मीन का बंटवारा करना है, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा हो। तो दोनों को क्या करना है, बराबर हिस्सों में जो है बंटवारा करना है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट चैप्टर है नगरीय प्रशासन, है ना, नगरीय प्रशासन। क्वेश्चन है नगर निगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नगर निगम के लिए जो है कौन सा कथन सही
है। नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। जी, नगर निगम का ये काम है कि स्ट्रीट लाइट हो गया, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़क एवं बाजार को अच्छे तरीके से रख रखाव का ध्यान रखता है। ये जिम्मेदारी नगर निगम को होती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। दोनों क्या सही है। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। जी बिल्कुल, नगर निगम जो है ये स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। तो थर्ड जो है गलत है। और पूछा कौन सा है, सही कथन पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वार्ड पार्षदों के लिए सही है। वार्ड पार्षद के लिए कौन सा कथन सही है। पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, जो विषयों को तय करने एवं बहस करने के लिए समितियों का निर्माण करते हैं। जी, पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जो जटिल निर्णय होते हैं वो पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। पार्षद नियुक्त किए जाते हैं। पार्षद जो होते हैं नियुक्त नहीं किए जाते हैं, जबकि ये इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। तो कौन सा सही कथन सही है, तो ऑप्शन सिर्फ ए होगा, केवल फर्स्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर है ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण में जो है आजीविका किस तरीके से होती है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ। क्वेश्चन है, नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नागालैंड में जो है पहाड़ी वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेके ज़िले में स्थित है। जी बिल्कुल, यह जो है चिजामी नामक एक गांव है जो कि नागालैंड में फेके ज़िले में स्थित है। पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठा दिया जाता है। पानी को जो है अधिक समय तक रोक के रखा जा सके, इसीलिए हर भूखंड में, हर ज़मीन के टुकड़े में जो खेती किया जाता है उसको किनारे से ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि जो है वहाँ पानी लंबे समय तक बना रहे। तो दोनों क्या है, सही है। तो फाइनली ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब है शहरी आजीविका। तो चैप्टर 9 शहरी आजीविका का जो है इम्पोर्टेंट MCQ पहला, अनियमित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अनियमित श्रमिकों के लिए जो है इनमें से कौन सा कथन सही है। उनके पास नौकरी की सुरक्षा होती है। उनके पास नौकरी की सुरक्षा होती है। जी नहीं, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। वे तभी नियोजित होते हैं जब नियोक्ता को बड़े ऑर्डर मिलते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें नियोजित किया जाता है। ठीक है। अनियमित श्रमिक जो होते हैं परमानेंट लेबर नहीं होते हैं। ये जो होते हैं परमानेंट लेबर नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं। और ये तभी नियोजित होते हैं जब नियोक्ता को बड़े ऑर्डर मिलते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें नियोजित करना होता है। फिर जब काम इन लोगों का पूरा हो जाता है तो फिर उसे हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही कथन है, तो केवल बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन सा है। जो परमानेंट लेबर होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उसको किन किन लाभों से जो है किन किन लाभों का फ़ायदा होता है। चिकित्सा लाभ मिलता है। जी, परमानेंट एम्प्लॉय जो होते हैं कोई कंपनी में
जो काम करने वाले होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसको चिकित्सा का भी लाभ मिलता है। उसके जो फैमिली होते हैं एक निश्चित राशि तक उसके फैमिली के लिए जो है चिकित्सा का लाभ दिया जाता है और ये लाभ परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर का हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का परमानेंट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो उस एम्प्लॉय को जो है चिकित्सा लाभ भी दिया जाता है। वृद्धावस्था के लिए बचत, बुढ़ापे के लिए जो है बचत होता है, जैसे इन लोगों के लिए पीएफ की जो है व्यवस्था होती है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। इन लोगों की सैलरी में जो होती है कुछ परसेंट कटता है और फिर जो है पीएफ अकाउंट में जमा होता हुआ जाता है, फिर रिटायर होने के बाद इस पैसे को जो है दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ। अवकाश भी होता है संडे के अलावा, जो होता है संडे के अलावा नेशनल जो हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे जो होता है, तो नेशनल हॉलीडे भी जो है परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसके अलावा अन्य तरीके का जो भी एज पर रूल होता है उसको भी छुट्टियां दी जाती है, अवकाश दी जाती है, जैसे सीएल हो गया और भी तरह तरह के जो होते हैं लीव होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है परमानेंट एम्प्लॉय का। तो तीनों क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से क्लास सिक्स का सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास 7 का ऑल चैप्टर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।